नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडिया कार्ड होल्डर यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के बारे में बात, यानी ओएसी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखेंगे कि इसके जो एलिजिबिलिटी है उसका क्या है और इसके अंदर कौन सा राइट इसको अवेलेबल नहीं किया गया है। इसके अंदर यही चीज़ देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो चीज़ें हम देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चीज़ हम देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन, कोई व्यक्ति जिसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश सच एज अदर कंट्री एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, या अदर कंट्री भी हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया हो, कैटेगरी आर एलिजिबल। पाकिस्तान बांग्लादेश तो है ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी भी कंट्री को नोटिफाई किया जो ओवरसीज कार्ड होल्डर एलिजिबल नहीं है, उसको भी शामिल किया जाता है। अगर हम इसको पहले क्राइटेरिया देखें तो हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई दूसरे कंट्री का लोग हैं, जो दूसरे कंट्री का है, सिटीजन है, बट वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कमेंसमेंट हुआ था, या कमेंसमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 के टाइम के बाद एलिजिबल होगा। दूसरी बी के अंदर हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री का है। दूसरी बात, बट वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सिटीजन ऑफ दूसरे कंट्री का है बट एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबल टू बी बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एलिजिबल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि एलिजिबल है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल था। हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे है बिलोंगिंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, that become a part of India after 15 day of August 1947। दूसरी बात, who is a child or a grandchild or a grandchild such a citizen, तो इस कंडीशन में एलिजिबल का ये सब क्राइटेरिया है। दूसरा और हम देखें एलिजिबल क्या क्या क्राइटेरिया है कि ए पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड, ए पर्सन मेंशन इन द क्लॉज ए के अंदर, अब माइनर चाइल्ड है क्लॉज ए के अंदर, पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मेंशन इन क्लॉज ए। दूसरी बात, ए पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और या वन ऑफ पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी एलिजिबल है इस क्राइटेरिया। दूसरी बात, spouse of foreign origin of a citizen of India, और या spouse of foreign origin of an overseas citizen of India card holder and whose marriage has been registered and subjected to be continue period and not less than 2 years immediately preceding द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो एलिजिबिलिटी के ये क्राइटेरिया हैं। और अगर देखें राइट, जिसमें नॉट अवेलेबल टू ओवरसीज सिटीजन, ऐसी चीज़ जो ओवरसीज सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर ओवरसीज सिटीजन इज नॉट इंटाइटल टू वोट, यानी कि उसको वोट देने के अधिकार नहीं है। दूसरी बात, बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
टू वोट, ना ही वोट देने का अधिकार है, ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल और पार्लियामेंट के हो सकते हैं, या कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते हैं, सच एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एटसेट्रा। एंड ही एंड सी कैन नॉट नॉर्मली होल्ड एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ना ही कुछ इसमें से कोई भी टर्म, मान लीजिए ना ही लेजिस्लेटिव मेंबर हो सकते हैं, कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पोस्ट नहीं हो सकते, ना ही प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की, या जज ना जज सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, ना हाई कोर्ट के हो सकते हैं। यही ही कैन नॉट बी नॉर्मली होल्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है एलिजिबल। दूसरी बात, बेनिफिट फॉर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की बेनिफिट क्या है। मल्टीपल एंट्री है, यानी मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल पर्पस, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होते हैं, और विजिट इंडिया, यानी कि उसके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा होते हैं कि इंडिया में आ सकते हैं, मल्टी एंट्री होते हैं, एक्सेप्ट एग्जिम्पशन फ्रॉम द रिपोर्टिंग टू पुलिस ऑथराइज फॉर एनी लेंथ ऑफ द स्टे इन इंडिया। फर्स्ट, पैरिटी विथ NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया, पैरिटी करके है। इन फर्स्ट है इन फाइनेंशियली इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड, पैरिटी विथ नॉन रेजिडेंस इंडिया, यानी इन फाइनेंशियली इकोनॉमी और एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, इन मैटर इंटर कंट्री एडॉप्शन इंडियन चिल्ड्रन। दूसरी बात, इन रिस्पेक्टिव एंट्री फी टू बी चार्ज टू ए विजिटिंग नेशनल मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल साइट एंड म्यूजियम इन इंडिया। दूसरी बात, परसुइंग द फ्लोइंग प्रोफेशन इन इंडिया, सपोज दैट डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स एंड फार्मासिस्ट एंड एडवोकेट एंड आर्किटेक्ट एंड चार्टेड अकाउंटेंट की बात करता है इसके अंदर परसुइंग। इसके अंदर पैरिटी विथ नॉन रेजिडेंस इंडिया के साथ है, ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंदर डू बी अपियर टू ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अपियर भी हो सकते हैं मेडिकल टेस्ट में, सच अदर टेस्ट मैक द एलिजिबल फॉर एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं वो यहाँ पे परसुइंग प्रोफेशनल इन इंडिया, जैसे डॉक्टर इस चीज़ के प्रोफेशनल, एडवोकेट, आर्किटेक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्री फी ऑफ चार्ज टू विजिटिंग नेशनल मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल म्यूजियम इन इंडिया, इन मैटर टू इंटर कंट्री एडॉप्शन इंडियन चिल्ड्रन। और आगे देखें उसके बाद पैरिटी विथ रेसिडेंट इंडियन नेशनल, पैरिटी विथ NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन, पैरिटी विथ रेजिडेंस इंडियन है नेशनल, इन मैटर ऑफ टैरिफ्स इन एयरफेयर डोमेस्टिक सेक्टर इन इंडिया, in entry fee to visit national parks and wildlife sanctuary in India, paid resident Indian national, ये है नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए। हियरली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO and overseas citizen of card holder were separate category, but they were merged for the simplification and यूनिफॉर्मिटी पर्पस। आगे क्या है ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।